नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर का दूसरा पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है और अगर आप समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है इन द वैल्यू एडेड मेथड यानी सकल मूल्य वृद्धि व्हाट इज कंसिडरेबल फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी मूल्य वर्धित विधि में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए क्या माना जाता है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना करने की 3 महत्वपूर्ण विधियां हैं। एक है आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि। और आपसे यहाँ पे मूल्य वर्धित विधि का मतलब यहाँ पे उत्पादन विधि से ही है। तो आप मुझे बताइए 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, दूसरा कह रहा है मध्यवर्ती वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य, उत्पादन के प्रत्येक चरण में शुद्ध मूल्य वर्धन, और तीसरा कह रहा है उत्पादन के प्रत्येक चरण में सकल मूल्य वर्धन। आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल सी बात, बहुत ही सिंपल सी बात, जो भी हमारा मूल्य वृद्धि विधि होती है यानी उत्पादन विधि होती है, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक इन तीनों के द्वारा जो सकल मूल्य वृद्धि की जाती है, उसके मौद्रिक मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, है ना, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखिए, ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है, ये अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, कुल मूल्य। ये बात याद रखना दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप समझना चाहते हैं कि आय विधि क्या होती है, व्यय विधि क्या होती है, उत्पादन क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट चेक करें। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अब 12वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन द एक्सपेंडिचर मेथड व्हाट कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड, यानी कौन कौन से घटक शामिल किए जाते हैं हमारे व्यय विधि के अंतर्गत, इनके घटकों के बारे में कह रखा है। तो देखिए, आप सबसे पहले इसके ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसके ऑप्शन ऊपर दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, शुद्ध निर्यात। केवल उपभोग और निवेश, केवल सरकारी खर्च व निर्यात, और केवल उपभोग और सरकारी खर्च। आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, व्यय विधि के अंतर्गत हम निजी परिवारों द्वारा यानी निजी लोगों के द्वारा यानी फाइनल कंजम्पशन, यानी जो हमारे गृहस्थ लोग होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर होता है, वो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उसे इंक्लूड किया जाता है। जो भी उत्पादक वर्ग होता है यानी प्रोड्यूसर सेक्टर होता है, वो भी निवेश करता है, वो विभिन्न प्रकार की कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं खरीदता है। सरकार भी मेरे दोस्तों सामाजिक कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की अंतिम वस्तुएं खरीदती हैं और सेवाएं खरीदती हैं, और शुद्ध निर्यात भी सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात इन चारों को ही सम्मिलित किया जाता है। जब हम चारों को जोड़ देते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सी बात है, एट मार्केट प्राइस। बहुत अच्छे से समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें, आपको बहुत अच्छा समझा रखा है मैंने वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, 13 क्वेश्चन है इन द इनकम मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, इनमें से कौन सी चीज़ें को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन वेतन, किराया, ब्याज, लाभ। केवल वेतन और किराया। तीसरा केवल ब्याज और लाभ। चौथा केवल लाभ और वेतन। आप मुझे बताइए इसमें सही आंसर क्या है। देखिए, इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि वेतन हो गया, किराया हो गया, लाभ हो गया
या ब्याज हो गया या लाभ हो गया। भैया देखिए, वेतन मिला है आपको श्रम के बदले में, किराया मिला है आपको अपनी भूमि के बदले में, ब्याज मिला है आपको अपनी पूंजी के बदले में, और लाभ मिला है आपको अपने उद्गम वृत्ति के बदले। तो ये आपकी कारक सेवाओं का रिटर्न है। और जितनी भी कारक सेवाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता वर्ग को जो कारक आय प्राप्त होती है, यदि उसी को जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या निकल जाती है, राष्ट्रीय आय निकल जाती है। आय विधि में हम इसी चीज को देखते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी जीएनपी। जीएनपी पूछा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, बहुत तरीके के हैं ये। 8 हमारे वेरिएबल्स हैं, मैक्रो वेरिएबल्स हैं। इन्हें समझने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है। तो यहाँ पे जीएनपी बोला है यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। पहला ऑप्शन देखिए, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल व्यय। किसी देश में, पहला ऑप्शन, किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का कुल मूल्य। तीसरा ऑप्शन, किसी देश में उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा सेवाओं का कुल मूल्य। चौथा ऑप्शन, किसी देश द्वारा निर्यात की गई वस्तु तथा सेवाओं का कुल मूल्य। तो देखिए दोस्तों, आप मेरी बात को देखिए, किसी देश में, ये भी देखिए किसी देश में, और ये देख किसी देश में, तो ये तो देसी आय होगी ना। तो देखिए राष्ट्रीय आय में ना 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। पहला कि कोई भी आय तभी सम्मिलित होगी जब वो कारक आय होगी, यानी जो किसी कारक सेवा के बदले में प्राप्त होगी, जैसे श्रम के बदले में वेतन, पूंजी के बदले में ब्याज। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात है, वो उस देश का क्या होना चाहिए, सामान्य नागरिक होना चाहिए, सामान्य नागरिक, सामान्य निवासी, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का कुल मूल्य। तो देश के नागरिक बोलूं, नागरिक से भी इम्पोर्टेंट अच्छा वर्ड कहूं तो सामान्य नागरिक, सामान्य निवासी, जो उसी देश में वास करते हैं, जो कम से कम 1 साल या उससे अधिक से रह रहे हो, और उनका जो आर्थिक केंद्र हो, आर्थिक रुचि का जो केंद्र हो वो ही देश हो, यानी जो इनकम टैक्स, जो भी वो इनकम अर्न कर रहे हैं उसका इनकम टैक्स वहीं फाइल कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें हैं, इसलिए ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाने लायक क्वेश्चन है ये। व्हाट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माने डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन, जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। तो देखिए जब भी नेट होता है ना, इट इज अ डिफरेंट, जब भी शुद्ध होगा या निवल होगा तो वो 2 चीजों का अंतर होगा मेरे दोस्तों, अंतर जब भी होगा। तो ये तो आप काट ही दीजिए क्योंकि यहाँ पे तो प्लस प्लस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जीएनपी है भाई, एनएनपी है, यानी अगर हम जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर हम मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तभी हमें एनएनपी मिलता है। क्या मिलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। दोस्तों देखिए राष्ट्रीय आय के 4 रिलेटेड एग्रीगेट्स होते हैं। ये पहला चैप्टर जो मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया, आप यकीन मानना, आप ग्रेजुएशन में हो, 12th में हो, या आप किसी भी लेवल की इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हो, आपको कभी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में दिक्कत नहीं आ सकती, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जिसके लिए आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, सीक्वेंस पे देखनी पड़ेगी। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर प्रमोट करें, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत अच्छे से आपको इकोनॉमिक्स सिखा सकता हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये दोस्तों। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 16 क्वेश्चन को पढ़ते हैं अब हम। भाई 16 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे पूछा गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट की मूव करते हैं हम, इसके ऑप्शन पढ़ते हैं पहले तो हम। देखिए पहला ऑप्शन है किसी देश में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का कुल मूल्य। किसी देश में उत्पादित, क्योंकि जीडीपी पूछा है, जीडीपी, तो डी मतलब क्या है,
डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यानी देश में, ये याद रखें, डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं। किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य, किसी देश के उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य, किसी देश में उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य, या किसी देश द्वारा निर्मित की गई वस्तु, किसी देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, इसको काट दीजिए। किसी देश में नागरिकों वाला भी ऑप्शन काट दीजिए। अब देखो हमारे ऑप्शन बन रहे हैं, एक ए या फिर एक है सी। पहला है किसी देश में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का कुल मूल्य, और ऑप्शन सी है किसी देश में उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा सेवाओं का कुल मूल्य, उपभोग की जाने वाली। बट सिर्फ इसमें उपभोग है, और इसमें क्या है, किसी देश में उत्पादित की जाने वाली, भले वो उपभोग के लिए भी हो सकती है और निवेश के लिए भी हो सकती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे 17 क्वेश्चन की तरफ। 17 है, हाँ जी, 17वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी, सॉरी एनडीपी क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, यानी एनडीपी किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि जब भी आपका नेट होगा, निवल होगा, निवल यानी शुद्ध होगा, तो इट इज अ डिफरेंट, ये दो चीज़ों का डिफरेंट होता है। तो भाई देखिए जो भी प्लस वाला ऑप्शन है उसको तो वैसे ही काट दीजिए आप, ठीक है। आप देखिए जीडीपी, यहाँ पे देखो जी डी है ना, तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तभी तो आपको एनडीपी मिलेगा। क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन सही आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमारा 18 क्वेश्चन, व्हाट इज रियल जीडीपी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वास्तविक जीडीपी किसे कहते हैं, वास्तविक, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के जीडीपी होते हैं दोस्तों, एक होता है वास्तविक और एक होता है मौद्रिक, ठीक है। जरा वास्तविक यहाँ पे पूछा गया है तो जरा ध्यान से देखना। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी, स्थिर कीमतों पर जीडीपी, जीडीपी प्लस मुद्रास्फीति और जीडीपी माइनस मुद्रास्फीति, ये तो माइनस प्लस वाला तो हटाई दो, ठीक है। अब देखिए मौजूदा कीमत पर जो जीडीपी होता है उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, यानी मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। और जो स्थिर कीमतों पर होता है कि किसी बेस ईयर की कीमत के हिसाब से होता है, उसी को हम वास्तविक कहते हैं। और दोस्तों जब तक किसी देश के वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन नहीं होता तब तक उस देश में वास्तविक आर्थिक विकास नहीं होता। देखिए भारत भले जीडीपी बढ़ाता जा रहा है पर उसका वो नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, ना कि वो वास्तविक जीडीपी बढ़ रहा है, जिसके वजह से जीडीपी बढ़ने के बाद भी भारत में बेरोजगारी है, भारत में बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है और कीमत बढ़ने से जीडीपी बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली आप समझ रहे हैं कि जीडीपी बढ़ना तभी अच्छा माना जाएगा जब वो रियल जीडीपी बढ़े। ये बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। हमारा 19 क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। भाई नाम मात्र यानी मौद्रिक जीडीपी क्या होता है। देखो जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन। मुझे बताइए इसमें से क्या सही आंसर लग रहा है। तो देखो इसमें जो सही आंसर है ना, जो नॉमिनल जीडीपी होता है, मैंने कहा ना जो मौद्रिक जीडीपी होता है वो करंट प्राइसेस पे यूज होता है और ये फेक जीडीपी कहा जाता है। देखिए मैं तब तक एक देश में आर्थिक समृद्धि या आर्थिक विकास नहीं मानता हूँ जब तक वो प्रति व्यक्ति आय, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ने से कुछ नहीं है, देशीय आय बढ़ने से कुछ नहीं है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ना बहुत ज़रूरी है, सहभागिता बढ़नी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की सरकार इस पर काम करेगी। तो नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर। जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या है। देखिए एक अर्थव्यवस्था में सभी नए घरेलू उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों पर स्थिर माप, सभी आयातित वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों के स्तर का माप। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, बी। सी दे रखा है मुद्रास्फीति दर का माप और बेरोजगारी दर का माप। अब देखिए दोस्तों ये जो जीडीपी डिफ्लेक्शन है ये क्या करता है, आपका measures of the level of the price of all new domestically produced final goods and service in the economy। तो देखिए दोस्तों जो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी होता है और एक हमारा रियल जीडीपी होता है, तो हम नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट कर देते हैं, ये डिफ्लेक्शन है। तो भाई इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ये ऑप्शन तो नहीं है दोस्तों, ठीक है।
ये बी ऑप्शन नहीं आएगा। और ना ही देख लीजिए सी भी पढ़ लीजिए, इन्फ्लेशन रेट हो सकता है, मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये भी नहीं है, हटा दो। तो मुद्रास्फीति दर का माप, यानी हाँ यही इसका ऑप्शन है कि इससे हमें पता लग जाता है महंगाई दर क्या है, क्योंकि हम रियल जीडीपी में नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे पता लग जाता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है और हमारे देश में क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज 11 से लेकर 20 तक के MCQ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में, तीसरे पार्ट में मैं आपको 21 से लेकर 30 तक क्वेश्चन समझाऊंगा। हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।